नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। लेकिन खबरों में सबसे पहले बात श्रीलंका की करेंगे। श्रीलंका में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने संकट के बीच भारतीय सेना को तैनात किए जाने की खबरों पर बयान जारी किया है। साथ ही उन्होंने भारत के श्रीलंका से रिश्तों पर भी महत्वपूर्ण बात की है। गोपाल बागले ने कहा कि श्रीलंका में भारतीय सेना की तैनाती को लेकर अफवाह 1 अप्रैल से ही चल रही है। आयोग ने पहले भी इस दावे को खारिज किया है। ऐसे दावे को निराधार करार देते हुए उन्होंने कहा कि अब ऐसी अफवाहें नहीं फैलाई जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि संकट की घड़ी में भारत पड़ोसी प्रथम नीति पर चलते हुए श्रीलंका की मदद के लिए तैयार है। बागले ने कहा कि श्रीलंका भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी है। श्रीलंका के साथ हमारे संबंध 3 कारकों पर निर्भर है: वसुदेव कुटुंबकम, डॉक्टर ऑफ सागर और नेबरहुड फर्स्ट का भी उन्होंने जिक्र किया। भारत ने कोविड के दौरान श्रीलंका को मदद पहुंचाई थी, दवा और अन्य जरूरी चीजें भी मुहैया कराई थी। मौजूदा संकट के समय भी भारत श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया है। श्रीलंका में कोविड के बाद आर्थिक सुधार के लिए भारत यहां की सरकार के संपर्क में बना हुआ है। भारत श्रीलंका के बीच घनिष्ठ संबंधों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में जब कोविड का कहर हुआ था तो श्रीलंका में प्रार्थना की गई थी ताकि भारत इससे उबर सके, और जब श्रीलंका इससे पीड़ित हुआ तो भारत ने प्रार्थनाओं के साथ साथ इससे उबरने के लिए जरूरी दवाओं और अन्य चिकित्सीय सामग्री के साथ श्रीलंका की मदद की। वहीं भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने आगे क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। This is a relationship which is a very special relationship, the relationship between India and Sri Lanka. India-Sri Lanka relationship has a confluence, has the coming together of 3 very important streams in India's foreign policy, in the foreign policy of the current regime, current government under the leadership of Prime Minister Shri Modi in India. Those 3 streams are Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is one family. Neighborhood first, quite obvious, neighbors come first. And the doctrine of Sagar, SAGAR, security and growth for all in the region, which is related to our maritime shared space and what the cooperation in maritime safety, security and prosperity and peace that we are building with Sri Lanka and other countries of the Indian Ocean region. तो भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से श्रीलंका में आर्थिक संकट बना हुआ है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि भारत मदद के लिए आगे आया हो। श्रीलंका में जब भी इस तरह की स्थिति पैदा हुई है, हमेशा भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। उन्होंने भारत के रिश्तों, जो श्रीलंका के साथ भारत के रिश्ते हैं, उस पर भी बात की है। कहा कि भारतीय सेना की तैनाती को लेकर जो अफवाह है वो 1 अप्रैल से चल रही है। इस अफवाह को आप आगे ना बढ़ाएं, तूल ना दें। ऐसे दावों को निराधार करार देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें फैलाई नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि पड़ोसी प्रथम, इसकी नीति पर चलते हुए श्रीलंका की मदद के लिए हम तैयार हैं। हम क्योंकि ये मानते हैं श्रीलंका भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी है। श्रीलंका के साथ जो हमारे संबंध है वो बहुत बेहतरीन है और इन संबंधों का हम यूं ही बरकरार रखेंगे। और 3 कारक जिनका उन्होंने जिक्र किया कि 3 कारकों पर हमारे संबंध श्रीलंका के साथ निर्भर करते हैं: वसुदेव कुटुंबकम, डॉक्टर ऑफ सागर और नेबरहुड फर्स्ट। इन 3 कारकों पर हमारे संबंध निर्भर करते हैं श्रीलंका के साथ। जो हालात वहां पर बने हुए हैं, जिस भी तरह की मदद की जरूरत होगी हम वहां पर पहुंचाएंगे। और सिर्फ इसी का नहीं, कोविड काल का भी जिक्र किया उन्होंने। कोविड के दौरान भी श्रीलंका को भारत की तरफ से मदद पहुंचाई गई थी, चाहे वो दवाएं हों, अन्य जरूरी चीजें हों, वो सभी मुहैया कराई गई। और मौजूदा संकट के समय में भारत श्रीलंका की मदद के लिए अब आगे आया है। श्रीलंका में कोविड के बाद जो आर्थिक सुधार के लिए भारत की जो सरकार है उसके साथ संपर्क में बना हुआ है। श्रीलंका और भारत के बीच जो संबंध है उनकी भी चर्चा हुई है, उनकी भी बात की गई है। कहा कि भारत में जब कोविड का कहर हुआ था तो श्रीलंका में प्रार्थना की गई ताकि भारत इनसे उबर सके। श्रीलंका इससे पीड़ित हुआ तो भारत ने प्रार्थनाओं के साथ साथ इससे उबरने के लिए जरूरी दवाएं और अन्य जो भी चिकित्सीय सामग्री है
उसके साथ श्रीलंका में मदद भेजी गई है। तो मदद का हाथ हमेशा ही भारत की तरफ से श्रीलंका के आगे बढ़ाया गया है। कोशिशें हमेशा रही हैं कि जब भी जरूरत पड़े तो हमेशा भारत ने अपना पड़ोसी होने का फर्ज अदा किया है, उस फर्ज को निभाया है, अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को निभाया है। और इसी के साथ नेबरहुड फर्स्ट की नीति पर काम करते हुए भारत ने कहा है कि हम अपने पड़ोसी श्रीलंका की मदद के लिए हमेशा यूं ही आगे आएंगे, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ी श्रीलंका को, हमेशा उस संकट में भारत श्रीलंका के लिए खड़ा रहा है। कोविड काल का भी जिक्र हुआ, क्योंकि जिस तरह के हालात दुनिया भर में थे, देश भर में नहीं दुनिया भर में थे, और किस तरह के हालातों का सामना दुनिया भर में लोगों ने किया है, उनमें से श्रीलंका में भी हालात वैसे ही थे। और उस समय भारत ने श्रीलंका को मदद पहुंचाई थी। तो एक बार फिर आपको सुनवाते हैं कि भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने आखिर क्या कहा। This is a relationship which is a very special relationship. The relationship between India and Sri Lanka. India-Sri Lanka relationship has a confluence, has the coming together of three very important streams in India's foreign policy, in the foreign policy of the current regime, current government under the leadership of Prime Minister Shri Modi in India. Those three streams are Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is one family. Neighborhood first, quite obvious, neighbors come first. And the doctrine of SAGAR, SAGAR, security and growth for all in the region, which is related to our maritime shared space and what the cooperation in maritime safety, security and prosperity and peace that we are building with Sri Lanka and other countries of the Indian Ocean region. This is तो इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए एफएम न्यूज के ग्रुप एडिटर प्रमोद राघवन जी का रुख कर लेते हैं। प्रमोद जी, जिस तरह के हालात बने हुए हैं श्रीलंका में, जिस आर्थिक संकट से इस वक्त श्रीलंका गुजर रहा है, उसे मदद की भी जरूरत है, सहानुभूति की भी जरूरत है। तो ऐसे में भारत की तरफ से उच्चायुक्त गोपाल बागले का जो बयान जारी किया गया है, पहले तो उन्होंने कहा है कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर आप रोक लगाएं, इस तरह की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो ना फैलाएं, क्योंकि कहा जा रहा है कि श्रीलंका में भारतीय सेना की तैनाती होगी और 1 अप्रैल से ही इस तरह की अफवाहें चल रही हैं। इस पर हम आपसे जानकारी चाहेंगे। और दूसरा, इस बयान में उन्होंने साफ कर दिया है कि जब भी श्रीलंका को मदद की जरूरत होगी, जैसा कि पहले भारत हमेशा मदद का हाथ आगे बढ़ाता आया है, वो मदद अभी भी दी जा रही है और आगे भी यूं ही बरकरार रहेगी। देखिए, भारत श्रीलंका के मामले में अगर हम शुरू से देखें, चाहे राजीव गांधी के समय की बात हो, इंदिरा गांधी के समय की बात हो, तब से भारत और श्रीलंका के बीच में एक बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देश एक दूसरे की मदद भी करते रहे, साथ देते रहे, चाहे वो क्रिकेट के मामले में हो, पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेसी हो, किसी भी मामले में। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो अफवाह चल रही थी भारतीय सेना की वहां पर तैनाती, क्योंकि सेना की तैनाती का मामला जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से उसको अंतर्राष्ट्रीय या दूसरे देश लेते हैं, और भारत ने ये स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। मैं आपको बता दूं, भारत पिछले कुछ दिनों से, जब से श्रीलंका एक क्राइसिस के मोड़ पर है और वहां पर तमाम तरह की विपत्तियां चल रही है, उसमें भारत लगातार रोजमर्रा की जरूरत है, मेडिसिन है और आम लोगों की जो भी जरूरत है वो भारत लगातार पूरी कर रहा है, और आश्वासन भी दिया है कि और भी अगर जरूरत होगी तो लगातार वो मदद होती रहेगी। लेकिन जब सेना की बात आती है तो ये चीजें बिल्कुल अलग नजरिए से देखी जाती है, और यही वजह है कि भारत के जो उच्चायुक्त थे उन्होंने बात साफ कर दी, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मैसेज जाना जरूरी था कि भारत का जो श्रीलंका का सपोर्ट है वो केवल एक मददगार के तौर पे है, ना कि कोई अपने हित साधने के लिए सेना की तैनाती हो रही है या वहां पर किसी तरह का डिफेंस एक्शन होना है। ये सब चीजें उन्होंने साफ करके बहुत अच्छा मैसेज, जिसको कहा कि भारत की एक छवि को सुधारने का भी काम किया, क्योंकि ऐसी गलतफहमियां अक्सर कई देशों के बीच में तमाम तरह की डिप्लोमेसी में दिक्कतें पैदा करती हैं। और
वो भी इस समय पर जब श्रीलंका इस तरह के आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इस तरह के वहां पर सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए और दर्शकों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो जिस तरह से आपने सुना कि जो माहौल वहां पर बना हुआ है, ये मैसेज जो कन्वे करने की कोशिश की जा रही थी, उस पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दिया गया है भारतीय उच्चायोग की तरफ से ये बयान जारी करके। बढ़ते आगे, हरदोई के रिसखान प्रेक्षागृह में आयोजित स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण समारोह में उत्तर प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि देश उन्हें सीरियसली नहीं लेता तो हम उन पर क्या टिप्पणी करें। जिसके बाद उन्होंने यहां स्मार्टफोन और टैबलेट पाए छात्र छात्राओं से अपील की और कहा कि इससे अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपना मुकाम आप हासिल करें। पबजी खेलने और फिल्म देखने में समय आप बेकार ना करें। कार्यक्रम में मंत्री ने CSN PG कॉलेज के चयनित 682 उच्च शिक्षा के छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया। इस मौके पर उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए टैबलेट्स और स्मार्टफोन का इस्तेमाल आप शिक्षा की तकनीकी सशक्तिकरण में करें। वहीं स्कूल मदरसों में ड्रेस कोड को लेकर नितिन अग्रवाल ने कहा कि इसमें बुराई क्या है। अगर हम किसी देश में रहते हैं तो उस देश के कानून को सभी को समझना होगा, उसका पालन करना चाहिए। अगर हम ड्रेस कोड लागू करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं मानता हूं। हम भारत में रहते हैं, इसीलिए हम सभी के लिए भारत का एक कानून बनना चाहिए। किसी भी देश में एक कानून से ज्यादा होगा तो देश तरक्की नहीं करेगा। और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल की राजनीति खत्म हो चुकी है। बढ़ते आगे, अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्विटर अकाउंट जो शुक्रवार देर रात हैक हो गया। हैकर ने सीएमओ के हैंडल की डीपी और बैकग्राउंड वाली तस्वीर बदलने के साथ ही सैकड़ों यूजर्स को टैग करके कई ट्वीट किए हैं। जानकारी के मुताबिक सीएमओ का यह अकाउंट करीब 12:30 बजे के आसपास हैक कर लिया गया था। यह गड़बड़ी करीब 40 मिनट तक ऐसे ही बनी रही और करीब 1:10 पर अकाउंट फिर से रिस्टोर होना शुरू हुआ। हालांकि रिस्टोर हो जाने के बाद भी इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। देर रात सीएमओ यूपी के अकाउंट को हैक किए जाने के बाद सबसे पहले तो प्रोफाइल में लगी तस्वीर को बदल दिया गया। इसके बाद ब्लू बेजर नाम के ट्विटर हैंडल के स्क्रीनशॉट को जिप फॉर्मेट में शेयर किया गया। स्क्रीनशॉट वाले ट्वीट को प्रोफाइल में पिन ट्वीट भी किया गया ताकि ये सबसे ऊपर दिखाई दे। यहां तक कि प्रोफाइल में पीछे लगी तस्वीर या बैनर को भी बदला गया। अकाउंट हैक करने वाले हैकर ने जिस ट्वीट को पिन किया था उसमें एनिमेटेड तस्वीर बनाने के लिए ट्यूटोरियल की भी जानकारी दी गई थी। और उधर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले आरोप में गिरफ्तार मुर्तजा अब्बासी को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक मौलाना ने पुलिस को बयान देते हुए कहा कि उसके पिता ने कहा था कि मुर्तजा पर किसी ने काला जादू कर दिया है। दरअसल मुर्तजा अब्बासी नई मुंबई स्थित जिस ताज हाइट बिल्डिंग में रहता था, उसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर एक मस्जिद भी बनाई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मुर्तजा अक्सर बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर बने मदरसे में आया करता था। अब इसी मामले में नई मुंबई के NRI पुलिस स्टेशन में मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना का बयान दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक मुर्तजा को लेकर मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना ने कहा कि साल 2016 में मुर्तजा के पिता मुझसे मिले। कहा कि उनके बेटे पर शायद किसी ने काला जादू कर दिया है। उनका बर्ताव पूरी तरह से बदल गया है। वो रात को सोता नहीं, कुछ अजीब बर्ताव करता है। वहीं मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र ATS इस मस्जिद के बारे में जानने में जुटी हैं, क्योंकि रिहायशी इमारत में इस तरह से मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं दी जाती। साथ ही नई मुंबई पुलिस को इस मस्जिद के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। पुलिस ने नई मुंबई म्युनिसिपैलिटी को इस इमारत की वैधता जानने के लिए खत लिखा है और इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियां ये भी जानने में जुटी हैं कि जब मुर्तजा अब्बासी इस मस्जिद में आता था तो वो किस किस के संपर्क में था। क्या यहाँ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कट्टरता के काम में लगे हुए हैं? मुर्तजा यहाँ कब से कब तक आया था? इस पूरी जानकारी को जुटाने की कोशिश लगातार जारी है।
और उधर यूपी में विधान परिषद की 36 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो कि सुबह 8 बजे शुरू हुई और साथ ही 4 बजे शाम तक चलने वाली है। आपको बताते चले कि इस चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने विधान परिषद चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन की 36 सीटें 35 स्थानीय अधिकारियों के निर्वाचन क्षेत्रों में फैली हुई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश के मुताबिक चुनावी मैदान में 95 उम्मीदवार हैं। 739 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है, जिसमें 1,20,657 मतदाताओं के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की उम्मीद है। 8 स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचन क्षेत्रों से 9 विधान परिषद सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। निर्वाचन क्षेत्र है बदायूं, हरदोई, खीरी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, अलीगढ़, बुलंदशहर और मथुरा एटा मैनपुरी। स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन क्षेत्र से 2 एमएलसी निर्विरोध चुने गए, जबकि बाकी निर्वाचन क्षेत्रों से एक एमएलसी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। खबरों में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बताते चलें कि आम आदमी पार्टी के हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर समेत कई नेता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल पहाड़ और पहाड़ी आपके झांसे में नहीं आएंगे। आम आदमी पार्टी की हिमाचल विरोधी नीतियों के विरुद्ध उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश में है। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क का पाकिस्तान की, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री इमरान खान की जो मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान को तगड़ा झटका लगा है, लेकिन इस बीच देश में सियासी घमासान जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद आज नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान किया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष की एकता को दरकिनार करते हुए अंतिम गेंद तक लड़ने का संकल्प लिया है। इमरान खान ने कहा कि हमारे देश के लिए मेरा संदेश है कि मैं आखिरी गेंद तक पाकिस्तान के लिए हमेशा लड़ता रहा हूं, लड़ता रहूंगा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने पार्टी सूत्रों के हवाले से कहा कि पीटीआई में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधान सभाओं में अपने विधायकों के इस्तीफे पर भी विचार चल रहा है, क्योंकि इमरान खान के नेशनल असेंबली में शनिवार को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के समय हारने की आशंका है। उधर विपक्ष ने देश भर में रैलियां करने की भी योजना बनाई है। विपक्ष इस्लामाबाद में साझा रैली भी निकाल सकता है। माना जा रहा है कि इसे नवाज शरीफ लंदन से वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 9 अप्रैल को 10 बजे नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले पूर्व पीएम नवाज शरीफ सक्रिय हो गए हैं। उनकी एक रैली में देश को लंदन से वर्चुअल माध्यम से संबोधित करने की योजना है। तो पाकिस्तान में लगातार सियासी संकट चल रहा है और इसी सियासी संकट के बीच इमरान खान द्वारा अपने भाषण में भारत की तारीफ करने पर नया घमासान शुरू हो गया है। इस मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नेता और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने इमरान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर आप भारत को इतना पसंद करते हैं तो पाकिस्तान छोड़ वहां शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि सत्ता जाते देख पागल हो रहे इस व्यक्ति को बताना चाहिए कि उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। पाकिस्तान में जब से विपक्ष ने इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोला है, तब से इमरान खान कई बार भारत की विदेश नीति की तारीफ कर चुके हैं। हमारे साथ ही हिंदुस्तान आजाद हुआ था, कहते हैं कि वहां बहुत सम्मान और प्यार मिला। वो एक खुददार कौम है, किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वहां ऐसा कुछ कर दे। मैं हिंदुस्तान का विरोधी नहीं हूं। कश्मीर आरएसएस की वजह से रिश्ते खराब हुए। भारत की विदेश नीति आजाद है।
अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां दक्षिणी कश्मीर में 2 जगह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी है। पहला एनकाउंटर अनंतनाग के सरहमा में चल रहा है, जहां 1 से 2 आतंकवादी छिपे हुए हैं। दूसरा एनकाउंटर कुलगाम जिले के हाजीपुरा के दमहल में चल रहा है, जहां 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं। दक्षिण कश्मीर के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी दहशत फैलाने की कोशिशें करते रहते हैं, जिसका सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब देते हैं। पिछले दिनों बुधवार को पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों अंसार गजवतुल हिंद और लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए थे। एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की पहचान गजवतुल हिंद के सफद मुजफ्फर सोफी उर्फ मुआविया और लश्कर के उमर तैली उर्फ तलहा के रूप में हुई है। कहा था कि दोनों इस साल की शुरुआत में श्रीनगर के खोनमो इलाके में एक सरपंच की हत्या समेत कई अन्य आतंकी जो मामले हैं उनमें मोस्ट वांटेड थे। अधिकारी के मुताबिक दोनों आतंकियों ने हाल ही में त्राल में अपना ठिकाना बना लिया था। सेना ने सोमवार को बताया था कि जम्मू कश्मीर में 172 आतंकवादी सक्रिय हैं, जिनमें से 79 विदेशी आतंकी शामिल हैं। सेना ने यह कहा था कि आतंकियों को इस संख्या में 15 स्थानीय युवक भी शामिल हैं, जो साल की शुरुआत से ही आतंकवाद में शामिल हुए थे। वहीं यूक्रेन के बूचा शहर में नरसंहार की हर रोज नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर के हवाले से कहा गया कि बूचा के एक चर्च के पास सामूहिक कब्रगाह में दफन 67 शव मिले हैं। शुक्रवार को एरिना की तरफ से कहा गया कि अब तक 18 शव मिल चुके हैं, जिसमें 16 शवों पर गोलियां और बाकी 2 शवों पर गोलियों और धारदार हथियार के निशान हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि इसका मतलब है कि उन्होंने नागरिकों को जान से मार दिया, गोली भी मारी। शुक्रवार को बूचा की यात्रा के दौरान यूरोपीय आयोग के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि नागरिकों की हत्या रूस के बर्बर हमलों को दर्शाती है। कहा इससे पुतिन की सेना का खूंखार चेहरा नजर आता है और साथ ही साथ इन मौतों समेत अन्य मामलों की जांच भी की जा रही है जो युद्ध अपराध से जुड़ी हैं। बढ़ते आगे, प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन ने शुक्रवार को कहा कि न्यायाधीशों को बदनाम करने का एक नया चलन सरकार ने शुरू किया है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। 3 न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता कर रही एनवी रमन ने कहा, आजकल ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है। दरअसल न्यायाधीश रमन की तरफ से इस तरफ बयान तब आया जब न्यायमूर्ति मुरारी और हेमा कोहली की पीठ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई कर रही थी। जानकारी के मुताबिक इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रधान सचिव अमन सिंह और पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि इस मामले को बीजेपी सरकार के बाहर होने और कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद खारिज किया गया। जानकारी के मुताबिक राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने साल 2020-25 फरवरी को उचित शर्मा के खिलाफ उनकी शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी। उचित शर्मा ने अमन सिंह और उनकी पत्नी पर आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग करते हुए ये दर्ज की थी। 28 फरवरी 2020 को हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में निर्देश दिया कि अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ कोई कठोर कदम ना उठाया जाए। साल 2022 10 जनवरी को हाईकोर्ट ने प्राथमिकी को रद्द करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के लगाए सभी आरोप संभावनाओं पर आधारित हैं और किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा संभावना के तौर पर चलाया नहीं जा सकता। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।